गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो पढ़ने वाले हम बाल मनोविज्ञान के बारे में। ये मेरा चैनल है सीजी शिक्षा 8887। अभी जो चल रहा है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस चल रहा है। और जो यूनिट 1 बाल मनोविज्ञान का पार्ट 1 अपन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 बाल मनोविज्ञान का। और ये जो पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, ये सब टॉपिक्स एक एक करके हम देखेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बाल विकास का जो परिचय से लेके, है ना। तो जो बाल विकास का जो प्रक्रिया है उससे अब क्या तात्पर्य है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो जो जिसके जैसे बच्चा जो है ना, बच्चा समय के साथ क्या करता है, बदलता है, उसका ग्रोथ कैसा होता है। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा बच्चा माँ के गर्भ से लेकर एक वयस्क व्यक्ति बनने तक का जो पूरा यात्रा है ना। और हर स्टेज में हर समय उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसका विकास, है ना, उसमें ग्रोथ विकास अपने को देखने को मिलता है। अभी कुछ चरणों में देखा जाता है, कुछ स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में। अब बच्चा एक ही बार में तो दौड़ना नहीं सीख सकता, है ना। तो धीरे धीरे उसके अंदर जो ग्रोथ होता है, जैसे डेवलपमेंट होता है आसपास की चीजों को देखकर, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे, है ना। तो पहला क्या है, जो बच्चा जो है समय के साथ बदलता है, बोल सकते हैं हम, है ना। जैसे कि इसमें गर्भाधारण से लेकर एक व्यक्ति के पूर्ण रूप से कार्यशील वयस्क बनने तक की पूरी अवधि को हम क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। ठीक। अब यह शुरुआती दौर पे क्या रहता है कि बच्चा जो है, एक बच्चा, ये एक छोटा सा बच्चा है ना। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पहले तो पूर्ण निर्भर रहता है। कैसा रहता है, पूर्ण निर्भर रहता है किसके ऊपर, अपने माता पिता और जो भी बंधु है उनके ऊपर निर्भर रहता है बच्चा, है ना। जो बच्चा है, ठीक। अब जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो स्वतंत्रता, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, यानी खुद से सब कार्य करने लगता है, जब तक वो पूरी चीजें नहीं सीख लेता। तो ये पूरा जो जर्नी को हम विकास कह सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है, जो एक बच्चे का डेवलपमेंट, है ना, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो हर स्टेज में देखने को मिलता है। हम कुछ ना कुछ सीखता है अपने आसपास की चीजों के। जैसे आप कोई स्टेट चले जाओगे ना, आपको वहां का भाषा आता है, ना वहां का शिक्षा का ज्ञान है, ना वहां कुछ है। तो आप कैसे आसपास के लोगों को देख के बोलना, समझना, अच्छा लोग यहाँ पे ऐसा जीते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं। तो अब एक बच्चा भी वही होता है, उसका विकास भी लोगों को देख के, समझ के, आसपास में जो सामाजिक तौर सब चीज सीखता है वो, ठीक है। अब जो बाल विकास में जो शारीरिक विकास के साथ साथ क्या क्या उसका विकास हो रहा है, बौद्धिक का विकास हो रहा है, बोल सकते हैं भाषाई का विकास हो रहा है, बोलना सीख रहा है, भावनात्मक, इमोशनली एक दूसरे से अटैच होता है, जैसे माता से, पिता से, भाई बहन। तो एक रिलेशन, एक इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिलता है, यानी उसका विकास हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों देखने चीज मिलता है। अब इसमें सामाजिक विकास भी शामिल होता है ना। तो सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है कि जो आसपास के लोगों में क्या चल रहा है ना, तौर तरीके क्या है, संस्कृति क्या है, वो सब सीखता है एक बच्चा, नवजात बच्चा, है ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के साथ। अब इसमें ये कहता है कि एक तो हर स्टेज में हम देखने को मिलेगा उसका ग्रोथ, ठीक। तो अब धीरे धीरे एक चीज को सीखने के बाद अब एक साथ तो वो दौड़ना या भागना या कुछ चलाना तो नहीं सीख पाएगा। तो अब ये कह सकते हैं धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क है शारीरिक रूप से विकसित होता है, ठीक है। जैसे जैसे मस्तिष्क शारीरिक रूप से विकसित होता है, वैसे वैसे उसकी क्या है, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, यानी, है ना। अब बदले में एक बच्चे को अपनी सामाजिक दुनिया का पूरी तरह से पता लगाने और इसके प्रति अपनी भावनात्मक प्रक्रियाएं जो है ना, प्रतिक्रियाएं विकसित होने लगती है, ठीक है। अब जैसे भाषा विकसित भी होगी उसी समय पे, ठीक। अब आगे देखते हैं कि और क्या इसको देखने को मिलता है ना। तो जो कई कारक किसी भी व्यक्ति के भीतर बाल विकास के पाठ्यक्रम और प्रगति को प्रभावित करते हैं, ठीक। अब जैसे ही बच्चे की जन्मजात या जैविक संरचना बोल लो, या और परिवार, समाज, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसी प्रभाव शामिल है। अब एक बच्चा, उसको क्या पता है कि बाहर की संस्कृति क्या है, ठीक है। एक बच्चा जो है उसको क्या पता है बाहर की। अब जो बाहर की जो बाहर की बाहरी संस्कृति बोल लो, बाहर का जो समाज, तौर तरीके, परिवार का, ठीक है, उसके किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसा बच्चा देखेगा, जैसा सीखेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वो जितना वो समझता है उसके हिसाब से अपने आप को विकसित करता है, ठीक है। और उसका धीरे धीरे विकास होता है। अब ये जो जो भी चीज है ना, जो परिवार, समाज, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसी बाहरी प्रभाव शामिल है, ठीक। इस प्रकार वृद्धि और विकास का सीधा संबंध किससे है, बच्चे के पोषण, समृद्धि, पालन पोषण की शैली, शिक्षा और साथियों के साथ बातचीत से होता है।
अब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो आसपास दोस्त वोस्त बनेंगे, ठीक। तो यही इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि उसका विकास विकसित भी उसी के ऊपर आधार है, ठीक। और जो बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ते हैं, जो मानव का विकास है ना, एक निश्चित अवस्थाओं में होता है, यानी पहले एक स्टेज देखेंगे अपन, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, ऐसा। यानी हर स्टेज में हमने को कुछ ना कुछ विकास देखने को मिलेगा, ठीक। विकास के साथ हमको ग्रोथ भी देखने को मिलता है, जिसमें वृद्धि बोलते हैं हम, और डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक। तो एक बच्चे के अलग अलग, बच्चे का जो विकास है अलग अलग अवस्थाओं में होता है, यानी यहाँ मानव का विकास बोल लो, ठीक। जो विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती है, जैसे मनोवैज्ञानिक ने अपने सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाली परिवर्तन और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, ठीक। तो ये किसमें पता चलता है? मनोवैज्ञानिक से पता चलता है कि एक बच्चे का जो बालक का विकास है, एक अवस्था, बालक या बालिका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, ठीक। बल्कि विकास की गति क्या है? स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है, ठीक। जैसे अब वो पहले तो गर्भावस्था में होता है, ठीक। पहले तो कहाँ होता है? गर्भ अवस्था में होता है। फिर हम लोग को देखते हैं शैश अवस्था, यानी जन्म से वर्ष 5 वर्ष तक, इसको बोलते हैं शैशवावस्था, ठीक। फिर बाल्य अवस्था यानी 5 से 12 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक। तो ये जो 3 स्टेजेस, पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, ठीक, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो जन्म से 5 वर्ष तक हम क्या बोल रहे हैं? शैशवावस्था बोल रहे हैं, यानी अलग अलग, है ना, अलग अलग स्टेज में उसका विकास हमको देखने को मिलता है, ठीक। यानी अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है हमको बाल विकास से रिलेटेड। जो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आ चुके थे हम उसको देखते हैं, है ना। तो बाल विकास के बाल अध्ययन का संबंध किस शाखा से है, या फिर पूछ लेगा बाल अध्ययन, बाल अध्ययन, या फिर बाल विकास स्लैश बाल विकास। तो इस ये दोनों का संबंध किस शाखा में है पूछता है एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, इस दोनों का संबंध है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से, ठीक। अब बाल अध्ययन का पितामह किसे किस व्यक्ति को माना गया? तो ये है स्टेनले हॉल, जिनको बाल अध्ययन का पितामह माना गया। अब भारत में वर्तमान शिक्षा बजट के ऊपर एक देखने को मिल सकता है। तो जो शिक्षा बजट है अभी 2.9% है। ये जो शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्मदिन है। अब ये बहुत बड़े विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान थे। इनके इनके बारे में एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इनका जो जन्म है 11 नवंबर 1888 में हुआ था। तो इन्हीं की जन्म तिथि हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, और इनका जो भारत आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है ना, आजादी के समय, आजादी के जो कुछ खिलाफत आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही, और ये कुछ समय के लिए जेल भी गए, ठीक। और ये 40 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, है ना, और यंगेस्ट अध्यक्ष बनने वाले ये भी थे। और ये पहले शिक्षा मंत्री बने, भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किन्हें देखा गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को शिक्षा मंत्री के रूप में देखा गया, ठीक है। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर को हम देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको पूछ ले पहले शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक? और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कब? 1992 में, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है। इनके कार्य को देखकर, ठीक है, इनके जो भी संयोग था भारत के प्रति, तो सारा चीज को देखकर, और एक बहुत बड़े कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं मैं, मेरे नोट्स में सब आपको मिल जाएगा, आप इस चीज को याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। और जो विकास है क्या है? बहुआयामी है। विकास एक क्या है? बहुआयामी है। यहाँ देख सकते हैं आप, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास कैसा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से,
तो उसके बाद जो बच्चों में विकास कैसे देखते हैं, संवेदिका, मूर्त यानी जिसे छुआ जा सकता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। संवेदिका सब इसके कुछ अलग-अलग तात्पर्य हैं। जैसे यहाँ पूछेगा, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है, ऐसा बताएगा। तो आपको याद रखना है, सॉरी ये नहीं है, ये है संवेदिका, मूर्त और अमूर्त। अब यहाँ पे इसके देख सकते हैं, जो संवेदिका है ना, संवेदिगामक बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसा होता है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसे हो सकता है, 7 से 11 वर्ष तक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसे होता है, 11 प्लस वर्ष तक, है ना। अब जो संवेदीगामक अवस्था है उसमें ज्ञान संवेदीगामक गतिविधियों पर आधारित होता है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसे होता है, मानसिक छवियों का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। प्रतीकों और शब्दों का उपयोग दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, प्रतीकों और शब्दों का उपयोग दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसे है, संख्या, मात्रा, आयतन आदि का संरक्षण हमको देखने को मिलता है, ठीक। तार्किक चिंतन वास्तविक और मूर्त स्थितियों तक सीमित रहती है। और अमूर्त, जो अमूर्त स्थितियों में भी तार्किक रूप से चिंतन होता है। अब मूर्त में भी चिंतन होता है, ठीक है, तार्क जो यहाँ पे देख सकते हैं, तार्किक चिंतन वास्तविक और मूर्त स्थितियों तक सीमित होती है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अमूर्त स्थितियों में भी तार्किक रूप से चिंतन होता है, काल्पनिक और घटिया तर्क में उलझा होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछता है एग्जाम में, किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास का क्रम कैसा रहता है, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। आप याद रखिएगा इसको, ठीक। ये हमने देखा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो एक और आया था, बल अवस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। तो जो बल अवस्था की अवधि में विकास होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। जो बल अवस्था से क्या समझते हैं आप, यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, एक शारीरिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाने जब शुरू करता है, करने तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, अभिलक्षित करने वाला चरण है, ठीक है। तो ये जो एक तो सामाजिक संरचना है, शारीरिक संरचना है, ठीक है। बच्चा जो छोटा रहता है जन्म से लेकर कॉलेज जाते तक, ठीक है, कि हाथ में बुक वुक पकड़ा दो, कॉलेज जाते तक का जो ये पूरा अवधि है, वही क्या कहता है, बाल अवस्था से ही यही समझ में आता है। और बहुस्तरीय यानी अलग अलग स्टेजेस में इसको मिश्रण के साथ इसका विकास देखने को मिलता है, किसके अंदर, बालक के अंदर, बालिका बालक बच्चे के अंदर, ठीक। अब जो ये कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यानी जब तक क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा किसी चीज को जानने का, किसी चीज को समझने का, तो कब, तो सीखेगा कैसे, ठीक है। तो हम जब अब कोई भी शिक्षक होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नया नया चीज जानने के लिए, तब जाके वो कुछ सीखेगा। और जो मानव विकास का प्रारंभ होता है कैसे, गर्भावस्था से। तो जब बच्चा पेट में रहता है माता के, है ना, तब से उसका क्या होता है, विकास होना चालू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शरीर का संरचना, शारीरिक संरचना, आंखें, जो भी उसके जो शारीरिक रूप है, तो वो एक रूप में धारण करने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो हम बोल सकते हैं विकास ओरिजिन वहीं से है ना, माता के गर्भ से। तो गर्भावस्था, जो विकास एक मा, विकास कैसा है, एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक। तो ये बोल सकते हैं। अब ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि क्या आया था, कैसा रहता है इसमें विकास, कैसे देखने को मिलता है एक बच्चे में। और जो हमने देखा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में, है ना, उनका जो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से देखिए। अब आगे हम देखेंगे इसके बाद, जो मानव विकास का प्रारंभ में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, गर्भावस्था से। अब भी हमने पढ़ा इसके बारे में। चलो अब आगे देखते हैं। जो विकास से तात्पर्य क्या है, विकास मतलब वही अभी तक हम पढ़े, उसे क्या तात्पर्य है।
अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्यों के लिए संरचना में वृद्धि से यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है ना? जब गर्भ में रहता है तो उसकी एक प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है? उसके अंग जो भी रहते हैं बनने की संरचना, उसकी संरचना का ग्रोथ होना चालू हो जाता है, ठीक? और जो प्रसव पूर्व अवस्था में शिशु माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है, यही हमने पढ़ा था अभी तक, वो माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है? शिशु क्या है? विकसित होता है। और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग-अलग चरणों से गुजरकर, ठीक है, परिपक्वता तक कैसे वो पहुँचता है। अब देखते हैं, जो प्रसव पूर्व विकास के 3 चरण में शामिल हैं, हम इसको अभी अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इमेज के साथ पढ़ेंगे अभी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, जो भ्रूणीय अवधि है, गर्भधान के बाद 2 पहले 2 सप्ताह को हम क्या कहते हैं? भ्रूणीय कहते हैं, ठीक है? भ्रूणीय अवधि कहते हैं। और जो भ्रूण मूलीय अवधि कब होता है? गर्भधान से 8 सप्ताह तक। यानी गर्भधान से 2 सप्ताह तक हम क्या बोले? भ्रूणीय अवधि। और भ्रूण मूलीय अवधि कब बोलते हैं? गर्भधान से 8 सप्ताह तक। और जो भ्रूण की अवधि कब होती है? जन्म से 9 सप्ताह, यानी 38 या फिर बोलो 40 सप्ताह तक, है ना? 38 या 40 सप्ताह तक जन्म से। यह इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। यही हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखा था कि गर्भावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से बच्चे का विकास होता है। शारीरिक रचना, उसका शरीर का रूप धारण करना, कैसे वो बनता है, ठीक है? कोशिकाओं से मिलके कैसे एक बच्चा धीरे-धीरे डेवलप होता है ना? उसका विकास कैसे होता है। तो इसके अलग-अलग हम चरण देखे हमने, ठीक है? भ्रूणीय अवधि, भ्रूण मूल्य अवधि और भ्रूण की अवधि, यही हमें देखने को मिलता है। अब जो शैशवावस्था की अवस्था के बारे में कुछ देखते हैं। यह पहले वर्ष या बच्चे के विकास की शुरुआती अवधि को संदर्भित करता है, ठीक? इसमें बच्चा या जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है, ठीक है? यह विकास एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, घिसटना, खड़ा होना, छोटा-सा बच्चा कैसे है, धीरे-धीरे नीचे बैठेगा, घसीटेगा, खड़े होने की कोशिश करता है ना? चलने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़े होता है, उठता है। तो ये जो गिरना, खड़े होना प्रक्रिया बचपन से लेके एक बड़े इंसान तक की प्रक्रिया वही है ना? कुछ-कुछ जीवन में हमको कठिनाई देखने को मिलती है, तो बच्चा भी जब छोटा रहता है उसको बहुत सारी खड़े होने में बड़ा ही दिक्कत होता है बेचारे को, है ना? धड़ से गिरेगा, फिर उठेगा। तो ये शैशव अवस्था की अवस्था को हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो विकास की शुरुआत वहीं से हो जाती है, बच्चा विकास सीखता है, ठीक है? आस-पास चीज़ों को देख रहे अब ग्रोथ में देख सकते हैं हम उसका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ये सब बोल सकते हैं ग्रोथ। अब विकास क्या कंटीन्यूअसली है, ठीक है? जब तक वो ज मरेगा नहीं, जब तक एक मृत्यु तक कुछ न कुछ इंसान सीखता है, कुछ न कुछ आस-पास, ठीक है? जन्म से लेकर। अब जो पूर्व या बाल्यावस्था बोल लो, ठीक है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब क्या है? इसका तात्पर्य 2 7 वर्षों की आयु की समधि से होता है, ठीक है? 2 से यानी 2 से जो 7 वर्ष की अवधि है, ठीक है? ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ये पीरियड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीरियड को? पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक? अब ये जो ये जो टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल का, इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है? अभी इसको बोल सकते हैं टॉय एज बोल सकते हैं, ठीक है? प्री गैंग एज बोल सकते हैं, ठीक है? टॉय एज मतलब इसी में खिलौना खेलना-वेलना सब चीज़ों को पकड़ना, समझना, ये एक पीरियड होता है ना, इसमें बच्चा सीख जाता है लगभग। अब उत्तर बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है? 7 से 12 वर्ष, अब तो ये बड़ा हो चुका है, ठीक? 7 से 12 वर्ष, ठीक? अब इसमें एक अवस्था में आमतौर पर यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है? इसे ट्रबलसम एज भी बोलते हैं, प्ले एज बोलते हैं, खेलना चालू कर देता है एकदम, खुद इंडिपेंडेंट एक चालू हो जाता है, ठीक है? एक एक जो प्रक्रिया है और इसमें विकास हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो विकास की अवस्थाएँ हैं, अलग-अलग अवस्थाओं में बच्चों का विकास होता है, यही हमको समझाना चाह रहा है, ठीक है? अब जो मानव विकास के विभिन्न अवस्था कैसे होते हैं? स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके विकास के काल को कई चरणों में अपन क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। अब जो वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भाधारण और परिपक्वता के बीच प्रत्येक चरण में कुछ प्रमुख विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है? जो एक अवस्था और दूसरे अवस्था के बीच में अंतर पैदा करती है, ठीक? अब जो ये कुछ जो पहला अवस्था है, इसका जो पहला स्टेज है सीखने का, दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज में कुछ सीखता है। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होता है ना, बहुत सारा डिफरेंस होता है। ठीक है? जब यहाँ तक चलना चालू कर दिया है, यहाँ तक धीरे-धीरे उठ रहा है, गिर रहा है ना? तो डिफरेंस हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे में विकास।
अलग अलग स्टेज में, ठीक है। अब ये गर्भाधारण से मृत्यु तक के विकास के चरणों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं, या फिर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात है। अब देखिए एक बच्चा कैसे बढ़ रहा है, और एक अडल्ट रूप, यानी ये बेचारा खेल रहा था अच्छा खासा, अब थक हार के कॉम्पिटेटिव स्कूल, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉलेज, फिर ले दे के जॉब लगा, बेचारा इतना थक हार के आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, है ना। तो अलग अलग स्टेजेस में हम क्या देख रहे हैं, विकास, डेवलपमेंट। और जो गर्भकालीन अवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा जो डिटेल में सिलेबस है, ठीक। अभी जो गर्भधान के समय से लेके जन्म पूर्व अवस्था तक होती है, ठीक। जब बच्चा गर्भधान में होता है के समय से लेकर जन्म पूर्व अवस्था तक होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं, ठीक। जन्म से पहले तक का जो प्रक्रिया उसी को क्या बोलते हैं, गर्भकालीन उस समय को। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें विकास की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र है। जब बच्चा एक कोशिका से 32 कोशिकाओं से मिलकर ऐसा बनता है ना, आपने देखा होगा। तो जब कोशिका है, ठीक, तो इसमें हम लोग को विकास देखने को मिलता है बच्चे में। और यहाँ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट है, यहाँ पे तेजी से देखने को मिलता है, ठीक है, पेट के अंदर। तो यहाँ जो विकास की गति है बहुत अच्छा माना जाता है, और तेजी से तीव्र होती है। अब जो कोशिकाओं से मिलकर एक शारीरिक रूप धारण करता है, ठीक है, शारीरिक की समस्त रचना, उसका भार, आकार, वृद्धि और बोल सकते हैं आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। जो गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह के चरण तक, ठीक है, ये क्या होता है, एक अंडे के प्रकार में होता है। यहाँ पे देखा हमने, एक छोटे से अंडे के प्रकार में होता है, ठीक है। इस अंडे में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलते रहती है। क्या चलती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलते रहती है। लेकिन ऊपर से कोई परिवर्तन नहीं दिखा, जब तक वो पेट के अंदर है उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है हम बाहर से नहीं देख सकते ना, जब तक उसका स्कैनिंग नहीं करेंगे। आजकल अल्ट्रासाउंड जब जो लेते हैं, है ना, कि बच्चा मेल है फीमेल है, चेक करते हैं, तो अंदर क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आता। लेकिन उसमें क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है। और प्राणी एक अंडे के आकार का होता है, इस अंडे में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती है, लेकिन ऊपर से कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। और जब लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार बीज गर्भाशय में कैसे करता है, ऐसे तैरते रहता है, हाँ? क्या करता है, ऐसे तैरते रहता है, जिसमें इसे कोई विशेष पोषण नहीं मिल पाता, ठीक। अंदर जब तक घूमते रहता है, तो ये क्या है, इसे कोई पोषण नहीं मिल पाता। लेकिन 10 दिनों के बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है, और माँ के शरीर से भोजन के लिए आश्रित हो जाता है। कब, 10 दिन के बाद। ये जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग 2 सप्ताह के चरण तक का बात का क्या बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, पहले तो अंडाकार में होता है, एक एक बच्चा क्या है, अंडाकार में है, ठीक है, समझ लो गोला सा अंडाकार में। अब ये क्या कर रहा है, माँ के गर्भाशय में क्या कर रहे हैं, अंडे घूल घूमते हुए क्या कर रहे हैं, कोशिका के विभाजन का प्रक्रिया चल रहा है। अब जाके आके कहाँ चिपक जा रहे हैं, गर्भाशय में। जब ये तैर रहे हैं अंडाकार बीज, ठीक है, जब इनको पोषण नहीं मिल पा रहा है तो चिपक जाएंगे किसे, माँ के दीवार से, है ना। तो गर्भाशय के दीवार से, माँ के गर्भाशय के दीवार से क्या कर रहे हैं लोग, चिपक जा रहे हैं। अब जो माँ के शरीर से भोजन के लिए क्या कर रहे हैं लोग, आश्रित डिपेंडेंट है, अभी भी स्टिल डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक गर्भकालीन विकास का सेकंड चरण देखते हैं, सेकंड फेज बोल सकते हैं ना। अब इस फेज को हम क्या कर सकते हैं, भ्रूण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण अवस्था, ये जो पीरियड है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण अवस्था कहते हैं। और जब भ्रूण के अंदर कई बदलाव होते हैं, क्या होते हैं, कई बदलाव होते हैं इसमें। जो इस अवस्था में क्या होता है, शरीर के लगभग सभी मुख्य अंगों का निर्माण होता है, जैसे आंख, कान, ठीक, धीरे धीरे जो पैर, हाथ, सबका क्या होता है, निर्माण होता है। अभी भी स्टिल वो गर्भाशय में ही है ना, माँ के गर्भाशय से क्या क्या कर रहा है, चिपक गया है, ठीक, गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे अंगों का निर्माण हो रहा है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1 इंच से लेकर 2 इंच की हो जाती है। तो इसका वजन भी, अब जब भाई अब अंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है, शारीरिक संरचना का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी वेट है कि उसमें वेट बढ़ेगा, यानी करीब करीब 2 ग्राम का हो जाता है ये। अब जब स्टार्टिंग में बच्चा ना ऐसा फोल्डिंग टाइप से रहेगा ना, एक ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी बच्चा, अभी इसका आकार हमको ऐसे ही रहेगा। एक बच्चे का आकार नहीं बोल सकते, बट ये धीरे धीरे शारीरिक संरचना का धारण कर रहा है। तो हमने पहले स्टेज में देखा, यहाँ पर अंडे के आकार में, है ना। अब
सेकंड फेज देखेंगे कि भ्रूण अवस्था कहा जाता है, ठीक है, सेकंड फेज को। अब जो थर्ड है, जो तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक गर्भकालीन विकास का दूसरा चरण बोलते हैं। ठीक, ये था। अब जो तीसरा स्टेज है यहाँ पर देखिए आप, थर्ड स्टेज है, ये लास्ट स्टेज का ही है। जब बच्चा 1 इंच से 2 इंच का हो गया, अब इसका वेट देखने को मिला, बट अभी शिशु के रूप में हम उसको बोल नहीं सकते बच्चा के रूप, बट वो धीरे धीरे शारीरिक संरचना का धारण। अब जो तीसरे चरण का जो अंतिम चरण होता है, यह तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म के अंत तक की अवस्था है। विकास इसी अवस्था में होता है। हर महीने गर्भवती बच्चे का आकार और वजन बढ़ता है। 5 महीने में इसका वजन 10 औंस होता है और इसकी लंबाई 10 इंच होती है ना। 8वें महीने में जो बच्चे का वजन है 5 पाउंड हो जाता है, लंबाई 18 इंच तक हो जाती है। अब मतलब बच्चा शिशु का रूप धारण कर लिया, यानी उसकी शारीरिक संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, धीरे 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 जो डेवलपमेंट है उसके अंदर विकास हो रहा है। जन्म के समय बच्चे का वजन 7.5 से 7 पाउंड और लंबाई 20 इंच होती है। ठीक है, जो बच्चे का वजन कैसा होता है, 7.5। ठीक, और इसी स्थिति में हृदय, पैर, नाड़ी मंडल भी काम करने लगते हैं, यानी बच्चा धीरे धीरे, यानी देखते हैं ना, बच्चा किकिंग स्टार्ट करता है माँ के पेट में, पैर लात मार रहा है बोलते हैं, है ना। तो 7वें महीने में शिशु का जन्म भी हो जाए तो वह भी जीवित रह पाएगा। तो एग्जाम में शायद पूछ ले, ठीक, शिशु का जन्म अगर 7वें महीने में होता है, क्या वो जीवित रह पाएगा, तर्क सही है या फिर पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो अलग अलग कोशिका अपन यहाँ पे देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। अब बहुत सारी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्यों? एंडोमेट्रियम की तो इसी वजह से, अगर ठीक से विकसित नहीं होता है तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, है ना। बहुत सारी लेडीज इसमें क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और यहाँ पे देख सकते हैं यूट्राइन, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो अंतः योनि या अंतः गर्भाशय बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम को, क्या बोल सकते हैं, अंतः गर्भाशय बोल सकते हैं। एक, ये जो देख रहे हो 32 कोशिकाओं से मिलकर ये बना है, और ये जो है इनर सेल मास है, आईसीएम, इनर सेल मास, है ना। और ये जो बाहर का, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोप्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो एरिया बाहर का, इसी को हिंदी में कहा जाता है परितोषिका, परितोषिका, ठीक, यही है परितोषिका। ठीक, अब ये जो इनर सेल मास है, ये क्या है, आंतरिक कोशिका है। इनर सेल मास को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक कोशिका, आंतरिक कोशिका, इनर सेल मास को, ठीक है। और ट्रोपोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, परितोषिका। अब जब तक ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर, ये जब तक अच्छे अमाउंट में नहीं रहेगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होता फीमेल्स में। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका होना बहुत जरूरी है। अभी देख सकते हैं गर्भाशय से जो आके चिपक गया कि आहार पोषण के लिए, हमने यहाँ देखा था, देखो, लगभग 1 सप्ताह अंडाकार बीज गर्भाशय में तैरता है, ठीक है। जब पोषण ठीक से नहीं मिल पाता है तो ये कहाँ, गर्भाशय की दीवार से आके कहाँ जाता है, चिपक गया। ये देखो, गर्भाशय की दीवार से चिपक गया। अब जो सेकंड फेज होता है, ये धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक। अब ये देख सकते हैं एक आकार चेंज हो गया पेट का, है ना। अब देखते हैं इसका जो जो नेक्स्ट फेज है। अब जो इसके ऊपर परत देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलग अलग परत देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो बच्चा है ये पेट के अंदर है, अभी इसके अंदर है ना। जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा जो बाहर के एरिया को, और प्लेसेंटा के अंदर देख सकते हैं क्रोनिक विली, ठीक है, क्रोनिक, कोरियोनिक विली, इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोनिक विली बोल सकते हैं। ये फिंगर टाइप से है,
यानी देख सकते हैं उंगलियों के शेप में होता है कोरोनिक, ठीक है, कोरियोनिक विली। अब जो यूट्रियस और ट्रोपोब्लास्ट है मिलकर क्या करते हैं, एक परत का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, जो यूट्रस है और ट्रोपोब्लास्ट, जब यहाँ पर क्या, यूट्रस और ट्रोपोब्लास्ट, जब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, परत बना रहे हैं ना, परत का निर्माण कर रहे हैं, बोल सकते हैं परत का निर्माण कर रहे हैं। अब जो एंडोट्रियम की जो ढकने की अवस्था है उसी को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, भ्रूण के अंतीय रोपण बोल सकते हैं हम लोग। अब जो ये जो कोरियोनिक विलाई है, इसको हम बोलते हैं अपरा रसंकुर, ठीक, अपरा रसांकुर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोनिक विलाई को। अब ये जो प्लेसेंटा है, इसको जो पूरा देख ले बच्चे को, पूरा एक परत, एक झिल्ली से ये पूरा कवर है बच्चा। ये देख सकते हैं इसको, यहाँ पे एक ऐसा नाड़ी टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नाड़ी टाइप से देखने को मिल रहा है। अब इसको बोलते हैं हम लोग नाभि रज्जु। क्या बोलते हैं हम लोग, नाभि रज्जु। तो ये नाभि रज्जु जो है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे होगा शायद आपका, ये देखिए, यूम्बिलिकल कॉर्ड इसको बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभि रज्जु। अब जो कोरियोनिक विलाई है, ये फिंगर्स के शेप में है, ठीक है, ये कैसा है, एक फिंगर्स के शेप में है। अब देख सकते हैं यूट्रस और ट्रोपोब्लास्ट मिलके क्या बनाए थे आपका, एक परत बना लिए थे, है ना। और ये प्लासेंटा, यहाँ पर एरिया को, यहाँ पे देखिए बच्चे को, आपको यही है नाभि रज्जु, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये गर्भावस्था के कुछ देख सकते हैं। तो ये नाभि रज्जु से ही क्या होता है, इसका फिजिकल एंड इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन मदर एंड फेटस, ठीक। तो ये किसके थ्रू होता है, ये पूछ सकता है, नाभि रज्जु के थ्रू ही क्या, फिजिकल एंड इमोशनल अटैचमेंट। अब इसी के थ्रू इसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। बच्चा खुद से नहीं खा पा रहा है, बच्चा माँ के ही जो पोषण तत्व उसका उपयोग कर रहा है, उसी से ही पूरा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन बच्चे को इसी के थ्रू पहुंचता है ना, नाभि रज्जु के थ्रू। इसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन इनटू फेटल सर्कुलेशन, ठीक है, ये फेटल सर्कुलेशन है। और मैटरनल सर्कुलेशन से कहा जा रहा है, ये फेटल सर्कुलेशन हो जा रहा है। देखिए, देख सकते हैं बच्चे का जो गर्भ के अंदर है ना, इसकी अवस्था, जो रूप धारण, और जो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो कोशकारिक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें हम जरायु, अंकुरिक, कौरनिक बिलाई कहते हैं, ठीक है। जो भ्रूण भ्रूण के अंतरोपण मीन्स, ठीक है, ये जो भ्रूण वाला इलाका है, ठीक है, ये जो भ्रूण वाला इलाका है, ठीक है, जो कोशकारक उंगली जैसी संरचना है हमने देखी थी कौरनिक विलाई की, यही तो है कौरनिक, कोरियोनिक विलाई, है ना, यही है वो। अब जो संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण, गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। यहाँ पे हमने देखा था प्लेसेंटा का एक जो निर्माण हो रहा है ना, बच्चे को एक झिल्ली परत से एक कवर मिल रहा है, और यही क्या है, प्लेसेंटा है, अपरा।
जो मानव में 1 महीने की सर्वगता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है ना? जब भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, तो हम लोग धीरे-धीरे उसकी धड़कनें को सुन सकते हैं। जो अंगुलियों का विकसित कब होता है? सर्वगता के दूसरे माह से। 12वें सप्ताह पहली तिमाही तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। जो गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह पूरे शरीर की कोमल बाल निकल, आँखें की पलकें अलग-अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। और जब गर्भावस्था के 9वें माह में अंतः गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं अलग-अलग अवस्थाओं में इसका स्टेजेस डेवलपमेंट, विकास या वृद्धि हमको देखने को मिला, ठीक? तो यही पूरा एक गर्भावस्था का प्रोसेस है। अब जब तक अच्छा एंडोमेट्रियम नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये ट्रोपोब्लास्ट और यूटेरस मिलके एक परत बना रहे हैं, ठीक है? एक प्लेसेंटा बना रहे हैं, ठीक है? बच्चे का जो झिल्ली यहाँ पे झिल्ली देख सकते हैं, प्लेसेंटा एक कवर है टोटल ना, और इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? कोरियोनिक विलाई देखने को मिलता है, अपरा रसोकर। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यानी नाभि रज्जु जो है, उससे हमको बच्चे को क्या है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एक इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट इन दोनों के बीच में, मदर एंड fetus। तो मैटरनल से लेके फेटल सर्कुलेशन जो हो रहा है, तो इसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है? अब देखिए, जो बर्थ का प्रोसेस यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि रज्जु को अपन बच्चा बाहर आने के बाद क्या करते हैं? इसको कट करते हैं, है ना? ये देखिए अलग-अलग प्लेसेंटा से ढका हुआ है, तो ये कितना बढ़िया प्रोसेस है एक बच्चे का जन्म। देखने में ही ऐसा लग रहा है, परंतु एक महिला इसको कैसे झेलती है वही समझ पाएगी, है ना? इस इतना जो प्रोसेस है, पेन है, तो ख्याल रखना चाहिए अब हर चीज़ का हमें, जो प्रसव पे पीरियड होता है इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि रज्जु को यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? कटिंग कर रहे हैं। और जब बच्चा बाहर आ जाता है, तो एक लैक्टेशन यानी सेक्रेशन ऑफ जो मिल्क, अब दूध पीने लगता है बच्चा, ठीक? तो ये जो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो मेमोरी ग्लैंड से होता है, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड से इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है मिल्क, है ना? तो ये लैक्टेशन और दुग्धाश्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक दूध निकलता है, उसे प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम के बारे में पूछता है एग्जाम में, कोलोस्ट्रम। ये दुग्ध श्रावण जो है, आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है, उसे हम प्रथम स्तन या खेस कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक? यह इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है क्या, तो जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी आईजीए तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने वेफ के लिए परम आवश्यक होता है, ठीक है? माँ का दूध जो बच्चा जन्म होता है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। जो प्लेसेंटा है क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है? सेक्रेट्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन जैसी प्रेस्टोजन और प्रेस्टोडोन बोल सकते हैं आप, प्रोजेस्टेरॉन बोल सकते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक, है ना? गोनाट्राइफिन बोल सकते हैं, गोनेडोट्राइफिन, और एचपीएल देखने को मिलता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन देखने को मिलता है आपको। और जो प्लेसेंटल एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, वो क्या है? रेस्पॉन्सिबल है क्या के लिए? प्रेगनेंसी चेंजेस इन फीमेल्स के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? जो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या होगी? डिंब अवस्था होगी या गर्भस्थ शिशु की अवस्था होगी या भ्रूणावस्था होगी? तो इसमें हमने देखा था, भ्रूणावस्था देखा था ना, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टार्टिंग में बीजा के आकार में होता है, माँ के गर्भाशय से चिपकता है, फिर धीरे धीरे भ्रूण वाला स्टेज हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक के अंत तक गर्भकालीन विकास का दूसरा चरण होता है। पहला तो 2 सप्ताह याद रखिए, 2 सप्ताह से 3 महीने तक का जिसको भ्रूण अवस्था कहा जाता है। इसमें वेट देखने को मिलता है, बच्चे के लंबाई देखने को मिलता है। जब तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक की जो चरण होता है गर्भकालीन विकास का,
तो इसमें बहुत सारे हम लोग को डेवलपमेंट, शिशु का रूप धीरे धीरे, शिशु का रूप तो नहीं दिखता बट उसकी संरचना चालू हो जाती है ना। अंतिम चरण में हमको शिशु का जो भी जन्म का जो 7वें महीने से शिशु को जन्म देखा जा सकता है, यानी संरचना पूरी तरह से हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ जो एग कोशिकाओं अंदर कैसे देखो ब्लास्टोसाइस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम। फर्टिलाइजेशन 2 सेल बना, 4 सेल, 8, 16, ऐसे 32, 32 कोशिकाओं से, है ना, ऐसे धीरे धीरे। और देखो फोटस के 4 वीक्स, यहाँ पे 4 वीक्स, 10 वीक तक बच्चे का, 16 वीक, 20 वीक तक, ठीक है ना। संरचना कितना प्यारा है ना। तो तो ये गर्भ 3 मुख्य चरणों में होता है: रोगाणु चरण, भ्रूण अवधि, गर्भ अवधि। ये जो several hormones like HCG, HPL, placental estrogen and progesterone are produced by the, किसके द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको आप देखिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था, ये हमने पढ़ चुका है गर्भकालीन अवस्था। अब शेष अवस्था अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब शेष अवस्था का एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो जन्म से 3 वर्ष तक का, जब जन्म हो चुका है बच्चे का, है ना, ठीक, पहले एक बीजाकार में था, फिर वो भ्रूण में अपने को देखने मिला, ठीक है। तीसरे महीने वाला एक पीरियड देखने को मिला, 3 में से 6 महीने वाला पीरियड एक देखने को मिला। तो धीरे धीरे जब 7वें महीने में आता है, बच्चे का आकार धारण हो जाता है, हृदय हृदय सब देखने को मिलता है ना। तो जो पूरा प्रक्रिया हम देखें, उसके बाद बच्चा जैसे बाहर आया, अब तो जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि शेषावस्था कहा जाता है। इस उम्र के बच्चे को नवजात शिशु भी कहा जाता है, ठीक है। नवजात शिशु, वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि इस स्तर पर बच्चे की कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा जाता। स्टार्टिंग बच्चा का क्या परिवर्तन होगा, स्टार्टिंग में बच्चा अंदर जितना संरचना होना था हो गया, अब वो बाहर आया। जन्म लेने के बाद उसके लिए जरूरी है कि वह खुद को उस नए माहौल में समझे और एडजस्ट करे जिसमें बच्चा खुद को पाता है। इसलिए इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अलावा बच्चे के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। तो जब बच्चा जन्म लिया है, अभी अभी पेट से बाहर आया, ठीक, आसपास देखेगा इतना भीड़, अब इसको एडजस्ट, पब्लिक में एडजस्ट होने में भीड़ आ गई, सब परिवार वाले आ गए इसको देखने के लिए। अब यहाँ पे आके आया तो है, अब अचानक से इन लोगों को देखेगा, थोड़ा घबरा जाएगा। यहाँ पे विकास तुरंत कैसे दे, यार ये अंकल चाचा नाच रहे हैं यहाँ पे, तो नाचना तो चालू नहीं कर सकता ना। तो ये पहला स्टेज होता है धीरे धीरे। तो ये क्या कहता है, शेष अवस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास के कोई लक्षण नहीं होते, बच्चा धीरे धीरे आंख खोलता है, ठीक। बट परंतु ये माँ और पिता से बहुत, माँ से बहुत अटैच रहता है, ठीक है, फिजिकली इमोशनली उस टाइम पे। तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर अब अगला जो लेक्चर होगा शेषावस्था से होगा, ठीक है। थैंक यू।